प्रजा का व्यवहार और उसकी भाषा राजा के अनुरूप चलने लगती है, क्योंकि राजा तो सीखता नहीं भाषा। भाई मान लीजिए 10 लोग आए हैं और यहां पर 100 करोड़ लोग रहते हैं, उन 10 को सीख लेना चाहिए यहां की भाषा, लेकिन वो अपनी भाषा दूसरे पे थोप देगा और वो ये चाहेगा कि जैसा हमारे यहां होता है वैसा यहां होना चाहिए। हमारे यहां एक चलता फिरता अच्छा सिस्टम था, हमारे यहां लोकतंत्र था पहले, और लोकतंत्र का जो समय था हमारा वो भी 16 महाजनपद काल, जो कि मेरे ख्याल से 1600 बीसी हम लोग नामली एनसीईआरटी के बुक्स में भी मान लेते हैं। वैसे हमारा तो मानना एक और पहले का है, लेकिन उसमें भी काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पंचाल, मज्जक, वैशाली के लिच्छवी, इवन कपिल वस्तु के शाक के जहां से भगवान गौतम बुद्ध आते थे, या फिर आप जितने भी और राम के पुत्र कलाम, ये जितने भी इलाके थे उन सब में, अंग भी, अफगानिस्तान, यहां सब जगह डेमोक्रेसी थी। और यहां के जिन लोगों का चयन होता था वो ऐसा नहीं था कि आप किसी का जब चयन करते हैं तो व्यक्ति सीधे राजा बन सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। गौतम बुद्ध राजा बनेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। गौतम बुद्ध के पिता राजा थे, लेकिन गौतम बुद्ध राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये वहां की प्रजा को उसके बाद तय करना था। इसलिए हमारे यहां एक डेमोक्रेसी थी, सिस्टम भी था, और हम लोग लड़ाई लड़के विजय पाके और इस परिप्रेक्ष्य में पहुंच चुके थे कि हमारा जो अब आगे की आधारशिला है वो अब शांति का, सभ्यता का और ऐसे मार्ग का होना चाहिए कि जिस मार्ग के ऊपर मानवता का कल्याण हो। लेकिन थोड़ी सी गलती रह गई, क्योंकि मानवता के कल्याण के चक्कर में तलवार उठाना भूल गए, और जब आपके हाथ से शक्ति कम हो जाए तो सामने वाले को मालूम नहीं आप कितने शरीफ हो, वो तो आप पे हमला करेगा। उसको तो आपसे धन चाहिए, सत्ता चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए, और आप एक माध्यम हो। तो ये कारण ऐसा शुरू हुआ, और कानून भी ऐसे ही बदलते रहे। जैसे कि अब देखिए जो मॉडर्न लॉ है हम लोग जिसको देखते हैं, अब हम तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना से नहीं गिनेंगे इसको, मुगलों के राज के खत्म होने के बाद औपचारिक रूप से 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिससे कि हम सारे भारत के नागरिक ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गए। अब उनके अधीन आने के पहले कानून क्या चल रहा था इस देश में? कानून तो वही चल रहा था जैसे शेर शाह सूरी ने लैंड रिफॉर्म्स के सिस्टम को लागू किया, वो जमीन का आदमी था। मुझे अगर कोई पूछे कि आप किसको पाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, तो मैं बोलूंगा कि पूरे मुगल पीरियड में मैं शायद शेर शाह सूरी को, जो बीच का एक शासन था, उसको मान लूंगा, 3.5 साल के शासन को। या अब उसके पीछे जाने को अगर आप मुझे बोलें तो मैं उसके पीछे जाने में भी मैं आपको लेके जब जाऊंगा पीछे की तरफ तो अशोक को गिन लूंगा, सम्राट अशोक को। लेकिन आप देखिए इतिहास का जब पतन होता है और हमारे व्यक्तित्व का जब ह्रास होता है तो हमें, मैडम आइए, आपका बहुत स्वागत है। जब इतिहास में आपका पतन होता है तो पतन इस स्तर तक हो जाता है कि जैसे हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि भारत में कोई सम्राट अशोक नाम का शासक कभी हुआ था। 1908 में पता लगा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की जिम्मेदारी जेम्स प्रिंसेप ने निभाई। 1875 में पढ़ा, उसको पढ़ा जरूर भारतीय लोगों की मदद से, लेकिन उसको लीड किया उसने, उस टीम को। और तब पता लगा कि भारत में कोई अशोक नाम का राजा हुआ था, वो इतना प्रतापी था। फिर जहां जहां वो अभिलेख मिले उसके आधार पर तय किया कि इसके राज्य की सीमाएं ये थी, और उस व्यक्ति ने जन कल्याणकारी काम किए। उस व्यक्ति के ने हाथ में तलवार और साथ साथ जनता की भलाई, दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मेरे इस बैकग्राउंड का केवल कहने का मतलब यह है कि जब हम उस रिफॉर्म पे आते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना पे आते हैं, फिर उसके बाद 1909 का जो हमारा अधिनियम है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म है, या फिर 1935 का भारत अधिनियम है, इंडिया काउंसिल एक्ट है। अब जब आप इंडिया काउंसिल एक्ट पे आते हैं, उस समय तक सरदार पटेल जी का भारत की राजनीति में एक तरह से अस्थायी तौर पे एक बड़े राष्ट्रीय नेता की छवि बन चुकी थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू अध्यक्ष जरूर थे, मगर कराची अधिवेशन था 1931 का। उस अधिवेशन में सरदार पटेल जी को नेता चुन लिया गया था, और सरदार पटेल जी को कोई अब इसमें दो राय नहीं रह गया था कि ये व्यक्ति इस देश के जो सबसे बड़े 2-4 नेता हैं उनमें ये शामिल है। महात्मा गांधी जी की हैसियत तो बड़ी थी। वैसे महात्मा गांधी जी ने 1921 के बाद कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी थी। उन्होंने 1921 में बेलगाम सम्मेलन के बाद अपने पद को छोड़ दिया कि मुझे अब कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं अब पीछे से काम करूंगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि चलाते वही थे, और उनके हाथ में ही शक्ति थी, क्योंकि जनता का प्यार जिसके साथ रहेगा वही राज करेगा।
अगर किसी को यह गलतफहमी हो जाए कि हम जनता के प्यार के बिना कोई काम कर सकें, यह संभव है नहीं। कम से कम राजनीति में, समाज में और सत्ता में, तीनों में नहीं हो सकता है। मैं सरदार पटेल जी के इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, उस योगदान के ऊपर हम लोग को बात करनी है। जब 1935 का इलेक्शन हुआ, उस समय तक कहीं मुस्लिम लीग की भी कोई खास बात नहीं थी। जिन्ना तो 36 में वापस ही आए थे, तो मुस्लिम लीग का तो कोई मामला था ही नहीं आगे पीछे का। और पूरे देश के सर्वमान्य नेता के तौर पे यही जो दो चार हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता, यही लोग सामने थे। जब जिन्ना वापस आए तो उनको लगा कि भाई हम तो चुनाव हार गए, हमें सरकारों में भी कुछ भागीदारी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें आप अपनी सरकारों में भागीदार बना लीजिए। उस समय जो विचार थे सरदार पटेल जी के, वो ये थे कि भाई जिन्ना को आपको भागीदारी देनी चाहिए। आपकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, मुस्लिम लीग की सीटों पे हम जीत गए हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी थी वहां भी हम जीत चुके हैं, मगर फिर भी इनके 2 मंत्री, 1 मंत्री सिंबॉलिक तौर पे इनको बना देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, घमंड होता है, आप सबको लगने लगा कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसकी परवाह नहीं करते। और कई बार क्या होता है कि जब आप समाज में थपेड़े खाए बिना ऊपर पहुंच जाएं, तो आपको कब जमीन आपके नीचे से खिसकी पता नहीं चलता। जैसे जो व्यक्ति गांव में काम किया हो, घर में काम किया हो, जिस व्यक्ति ने मजबूरी देखी हो, परेशानी देखी हो, सामने वाले की भी समझ सकता है। और कई बार बच्चे बहुत संघर्ष किए इस बात के लिए कि हमें 5 स्टार टॉफी नहीं मिलती थी, या हमें कोई बहुत बड़ा चॉकलेट नहीं मिलता था। इस तरह के भी संघर्ष करने वाले बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। अब आप संघर्ष को किस दौर में गिनेंगे? सरदार पटेल ने जब यह तय किया कि हमको भारत की आजादी लेनी है, और क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा आया 1942 में। उसके पहले किसान आंदोलन के बारे में आदरणीय भरतनागर जी ने बताया ही आपको कि खेड़ा और बरदौली का जो उनका किसान आंदोलन था, जहां पे उनको सरदार की उपाधि मिली, क्योंकि उन्होंने अकेले आंदोलन कर लिया। गांधी जी के बिना भी आंदोलन चलाने की हैसियत, खासकर गुजरात के अंदर, बिहार में भी संभव नहीं था। जब पहली बार गांधी जी चंपारण गए थे और वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया कि आप इस जिले के सीमा के अंदर नहीं आ सकते, तो जिले के सीमा पर बैठ जाना उस समय की सबसे बड़ी बगावत थी। ये जिले के अंदर तो नहीं है, आदेश की अवहेलना हमने नहीं की, लेकिन हम जिले के सीमा के ऊपर बैठ गए, हमारा धरना यहां चल रहा है। बाद में परमिशन मिल गई उनको, लेकिन सरदार पटेल की हैसियत बन गई थी कि उन्होंने बिना किसी मदद के, बिना ऐसी किसी जनता के अंदर ऐसी अपनी छवि बना ली थी कि उनके किसान आंदोलन चलने लगे। जबकि उनका भी विचार परिवर्तन हुआ था। जब वकालत, उनकी पहले सैनिटेशन ऑफिसर थे, वो अपने नगर निगम के लिए उनके सैनिटेशन का काम देखते थे। वहां से उन्होंने जब ये शुरू किया आंदोलन, तो आंदोलन के रास्ते में उनका एक मुकाम ऐसा आया कि जब सारे के सारे लोग, वहां की जो जनता थी, वो बताई कि गांधी जी आ रहे हैं। और वहां का अहमदाबाद क्लब, मेरा मौका रहा वहां पर जाने का एक बार, और खाली इसलिए गया, मैं मेंबर हूं वैसे उस क्लब का मैं, लेकिन केवल इसलिए गया कि गांधी जी यहां पर आए थे, एक बार तो वाले मेंबरशिप है, कभी आज तक नहीं आए हम लोग। वहां सरदार पटेल जी की एक मूर्ति लगी है, प्ले कार्ड्स खेलते हुए। वो गए नहीं गांधी जी से मिलने, क्या करते, ठीक है आया होगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब उनको पता लगा बाद में 3 साल 4 साल के बाद कि आदमी दिल से काम कर रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है और इसने चीजों को छोड़ा हुआ है, तब वो वापस उनके साथ आ गए थे। अब हम आ जाते हैं जो हमारा विषय भरतनागर जी ने जो हमारे जिम्मे लगाया है कि उनका आजादी की लड़ाई में तो योगदान था, इसको तो कोई मना कर नहीं सकता। भारत को एक करने में, सारी रियासतों को जोड़ने में योगदान था, यह मना कोई नहीं कर सकता। अंत में पेच फंस गया था उनके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। अब यह बात चल गई कि हम क्या लें। जूनागढ़ बीच में पड़ता था, हैदराबाद था, बड़ी रियासत थी, और जम्मू एंड कश्मीर था। तो एक उन्होंने जो राजनीतिक सुर्रा होता है, उन्होंने एक चला कि ठीक है, हम विचार कर सकते हैं कि हम ये 2 हम ले लें और ये ले लें, और जम्मू कश्मीर हम पाकिस्तान को भी देने पे सोच सकते हैं। ये केवल एक सुर्रा था, और केवल इसलिए था कि हैदराबाद के निजाम को लग जाए कि पाकिस्तान को तुम में कोई रुचि नहीं है, उसकी रुचि केवल और केवल यहां के समाज को डिस्टर्ब करना है और तुम्हारे राज्य को हड़पना है। बाद में जो हुआ वो हम सबको मालूम है कि हरि सिंह ने भी एक्सेशन का जो संधि थी वो साइन किया, और हैदराबाद भी हमारे पास आया और जूनागढ़ भी आया। लेकिन जितना आसान लगता है ये, इतना आसान था नहीं। एक रक्तहीन क्रांति जैसी बात है।
कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आंदोलन के इतनी बड़ी बड़ी रियासतें जो कि सैकड़ों साल से राज कर रही हों और जनता में उनकी इमेज खराब भी नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि हर तरह की आबादी में, लेकिन कम से कम मान लीजिए उनके ही चाहने वाले कुछ तो लोग रहे होंगे, मगर एक आंदोलन नहीं हो, एक उंगली नहीं उठे, ये छोटी बात नहीं थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार जब एक कॉन्सेप्ट आया 1946 में दिसंबर में कि अब हमें नई संविधान सभा बनानी है और इस संविधान सभा के अंदर हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी होगी इसमें हर तरह के लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छे लोग हैं वो इसमें आने चाहिए। मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया और भी कई दलों ने बायकॉट कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कि उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नहीं आ रही है तो इस संविधान सभा का मतलब क्या रह जाएगा अगर हमारे 20% 25% लोग नहीं आए। सरदार पटेल जी ने उनको समझाया कि देखिए हम लोग काम शुरू करें, अभी तो संविधान बनने की बात चल रही है, अभी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारा संविधान किस तरफ और कहां पहुंचेगा, पहले हम बनाना शुरू तो करें। और वहां से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। खैर बाद में दो राष्ट्रों की थ्योरी भी आ गई और फिर भारत और पाकिस्तान अलग होने की बारी आ गई और उसके बाद हमारी संविधान सभा जो फॉर्मल बनी उसमें कि जैसे राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष बने और वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे 4 समितियां आई। अब 4 समितियों में बहुत कम बात होती है। एक कमेटी अल्पसंख्यकों की भी थी उनके साथ, लोकसभा की भी थी, राज्यसभा की भी थी, 2 ये उच्च सदन बने कि नहीं बने ये उनका फैसला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ट्राइबल्स की। अब आप देखिए गुजरात का रहने वाला व्यक्ति देश भर में आंदोलन करना और ऐसे समाज की बात करना, ऐसे ट्राइब्स की बात करना जिन ट्राइब्स के साथ कोई नामली आम तौर पे आपका लेन देन बातचीत नहीं होती है। उन्होंने लोकप्रिय लोकनाथ बरदलोई जो थे, जो असम के बड़े नेता होते थे उस समय, उनको बनाया इस समिति का अध्यक्ष कि आप 6 शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें ट्राइबल से रिलेटेड जो सुझाव आने हैं ये सुझाव आप तय करेंगे। कई सांसदों ने विरोध किया, उस समय के जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने विरोध किया कि नहीं ये गलत बात है, आप ट्राइबल्स को अलग अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन सरदार पटेल जी की जो आवाज थी और उनकी जो बात थी उसमें कुछ एक अलग अंदाज था। उन्होंने कहा कि देखिए जिसका फैसला लेना है पहले उसकी विचार आने दीजिए और आने के बाद हम तय करेंगे करना क्या है। आज 6 शेड्यूल बना। 6 शेड्यूल के बाद जो ट्राइबल कम्युनिटी थी आपकी, मणिपुर की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, असम की भी, असम में भी 13 जिले ट्राइबल कंट्रोल में आते हैं जिनके ऊपर आज इनकम टैक्स नहीं है, जिनको जीएसटी नहीं देना होता, जिनकी की जमीन और आसमान उनका है, अगर वो माइनिंग करें तो माइनिंग उनकी होती है। आमतौर पे उसका साइड इफेक्ट भी मिलता है। बहुत से लोग जब नोटबंदी हुई तो कैश लेके वहीं पहुंचते थे, चॉपर लेके और प्लेन लेकर के, ये भी देखने को मिला और सारे के सारे वो छूट भी गए। लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से इससे अच्छा कोई ऑप्शन था नहीं और पूरा का पूरा वो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारा था वो हमारे साथ आ गया। मैं कई बार सोचता हूं कि चाइना 1952 में आजाद हुआ, अगर सरदार पटेल जी रहे होते तो क्या 1962 होता? मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो समाज को दिशा भी दे, मजबूती भी दे और जब कभी सामने वाला आप पर हमला करने की सोचे तो उसके दिमाग में यह बात जरूर आए कि भारत में कोई ऐसे वैसे लोग नहीं बैठे कि जवाब देंगे आपको। हमें केवल शांति से सुख नहीं मिल सकता, शांति तभी कायम रहेगी जब आप में युद्ध करने की क्षमता हो। अगर आप में युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो आपकी शांति की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना ही रह जाएगी। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के अंदर 1935 का जो अधिनियम था लगभग 2/3 वही का वही भारत का संविधान है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो हमारे मूल अधिकार हैं ये अधिकार उसके हिस्सा नहीं थे। और बहुत विचार विमर्श के बाद ये हुआ कि अमेरिका से कि एक संविधान में ऐसा एक प्रावधान है जिसको हमें ले आना चाहिए। फिर कहा गया कि साहब वहां तो अध्यक्षीय प्रणाली है, एक ही आदमी चुनाव जीतता और वो फैसला करता है, उसको लागू करना आसान है। संसदीय प्रणाली में कितना मुश्किल काम है, कैसे करेंगे हम इसको? जब ये सवाल आया तो सरदार पटेल जी ने कहा कि हम जरूर अलग अलग हैं लेकिन हमारी पहचान विविधता में एकता है। आप मुझे बता दीजिएगा, अगर ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं भाग लूंगा। जी, विविधता में एकता है और
इसी आधार पे जो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स आए, इलेक्शन कमीशन आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको नीति निर्देशक तत्व तो बोलते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास आयरलैंड से बोलते हैं कि आयरलैंड से आया, लेकिन आयरलैंड से एक्चुअली नहीं आया वो। आयरलैंड ने भी स्पेन से लिया था और स्पेन ने भी पोप से लिया था। ये पोप का डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, रोमन कैथोलिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ये। लेकिन कोई अच्छी बात अगर है समाज के अंदर, चाहे वो किसी देश में हो, किसी भी तरह से हो, उसको लेना चाहिए। ऐसे ही जो ड्यू प्रोसेस है, जो पर्सनल लिबर्टी है, ये जापान से लिया। जापान का संविधान 1 साल ही हुआ था उस समय नए संविधान को आए हुए, लेकिन उसको लिया। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो उन्होंने कोई चीज छोड़ी, जो समाज में बेस्ट था दुनिया में वो भी लिया। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर हो, इसका फैसला किया। हमारे राज्यों का, केंद्र का सत्ता का वर्गीकरण किया। समवर्ती सूची से कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं जिसको, उसका इजाद किया। नहीं तो बाकी राज्य की केंद्र की सूची तो पहले से थी, लेकिन समवर्ती सूची नहीं थी। मेरे ख्याल से बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। मैं आखिरी में आपको बोलूंगा कि जब ये लोकसभा राज्यसभा की बात आई कि कैसे बने लोकसभा और राज्यसभा, आदत खराब है बोलने में, लंबा बोल जाता हूं तो जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा, कई लोगों का विरोध था कि राज्यसभा नहीं होना चाहिए, केवल लोकसभा से काम चल जाएगा हमारा, हमें राज्यसभा की जरूरत नहीं है। वहां पर सरदार पटेल जी ने कहा कि जो नेता होते हैं ना, अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो बीमारी की तरह है, वो बहुत नुकसान करेंगे। उन्होंने संघर्ष अंग्रेजों से किया, अब हमसे करेंगे। तो नेताओं की बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेता है और उसको हम एडजस्ट नहीं कर पाए तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। ऐसे करके हमारा राज्यसभा आ गया। मैं आपको विस्तार में फिर कभी और मौका मिलेगा तो दोबारा से बात करेंगे। मीनाक्षी जी आ गई हैं और इनकी जो है इनके चेहरे में भी तेज है, इनकी बातों में भी, देवी का नाम है मीनाक्षी तो और इनकी बात जरूर सुननी चाहिए हम लोगों को। और इनको मैंने युवा नेता के तौर पे देखा है। जब ये यूथ बीजेपी में थी, मेरे ख्याल से उसमें नड्डा जी प्रेसिडेंट होते थे यूथ बीजेपी के, आप या आडवाणी जी के टाइम, पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी आप वैसी ही हैं जैसी पहले थी। तो आप ये मत कहिए कि आप पुरानी हो गई, हम सब वैसे ही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इस तरह की परिचर्चा के ऊपर भाग लेने का मौका मिला। मैं आपका, भरत जी, मैं दिल से आपका आभारी हूं। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। इन्हें पता नहीं क्या बीमारी है, ये अच्छा ही काम करते हैं। कभी जब आप बुरा करेंगे तो मैं जरूर टोकूंगा आपको। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, करते रहिए सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरु जी को दोबारा से मैं चरणों में प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।